नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। वीडियो में 1857 ईस्वी की क्रांति का ये 5वां भाग दिखाया जा रहा है आपको, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमारे 4 वीडियो आप तक आ चुके हैं। पहले वीडियो में मैंने 1857 ईस्वी के कारणों की व्याख्या की थी। उसके बाद मैंने बताया था कि उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी। इसके बाद फिर आपको बताया था तीसरे वीडियो के अंदर कि उसके परिणाम क्या हुए, और चौथी वीडियो में बताया था कि आखिर वह असफल क्यों हो गया। और आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के वीडियो में कुछ खास बातें आपको बताने जा रहे हैं, और वो सबसे पहले ये कि विद्रोह के समय इंग्लैंड के कौन कौन से प्रमुख अधिकारी विभिन्न पदों पर थे, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? इंग्लैंड में राजतंत्रीय व्यवस्था थी और उसके आधार पर राजा या रानी उसके शासन का अध्यक्ष होता था। और इस समय महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, जिन्होंने 1857 की ईस्वी के विद्रोह के बाद, इस क्रांति के बाद एक घोषणा की थी, और उस घोषणा के आधार पर 1858 ईस्वी में भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद दूसरी जानकारी के अंतर्गत विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड में जहां राजतंत्रीय व्यवस्था थी वहीं पर लोकतंत्रीय व्यवस्था भी थी, और जिसके आधार पर वहां पर प्रधानमंत्री होता था। जो प्रधानमंत्री उस समय थे वो थे लॉर्ड पार्मस्टन। लॉर्ड पार्मस्टन यद्यपि बहुत विद्वान पुरुष थे और किसी तरीके से बहुत ज्यादा कठोर नहीं थे यद्यपि, लेकिन इसके बावजूद चूंकि अंग्रेजों की नीति में साम्राज्यवादी परंपरा थी, इसलिए उन्हें मजबूरन कुछ कठोर कदम उठाने पड़े थे। अगला, विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल का पद होता था जिसके अधीन पूरे भारत का शासन चलता था। वो ब्रिटिश सरकार से अधिकार प्राप्त करके भारत पर शासन करता था, और ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी के बाद ये आए थे लॉर्ड कैनिंग, जिन्होंने विद्रोह को रोकने का भरसक प्रयास किया था, सफल प्रयास किया था। इसके बाद विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष कौन था? आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आई थी, और भारत की राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसने राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया था और धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों का शासन हथिया लिया था। तो इस कंपनी के अध्यक्ष थे मैंगल्स, जो व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। अगली बात, विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सेना होती थी। उसने यूरोपियन और भारतीय लोगों को मिलाकर ये सेना बनाई थी, और इसके अध्यक्ष थे, मुख्य सेनापति थे जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज एनिसन थे। इसके अलावा बहुत सारे सेनापति थे जो विभिन्न जगहों पर विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए थे। अगली बात, विद्रोह के समय दिल्ली शस्त्रागार का प्रमुख कौन था? दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा शस्त्रागार था, जिसका अधिकारी था विलोबी, जिसके द्वारा स्वीकृत करने पर ही कंपनी के सैनिकों को हथियार लड़ाई के लिए मिलते थे। तो इस तरीके से ये मैंने आपको जानकारी दी कि ब्रिटिश अधिकारी कौन कौन से थे। अब आइए बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में मुख्य सूचनाएं, मुख्य जानकारियां, महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, उन पर बात करते हैं। तो विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था, भारत का शासक कौन था? और वो थे बहादुर शाह जफर। जब 10 मई को मेरठ से सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया तो मेरठ से दिल्ली पहुंचे थे। जब 11 मई को दिल्ली पहुंचे तो बात ये हुई कि आखिर हम सबका नेता कौन होगा, इस आंदोलन का प्रमुख व्यक्ति कौन होगा जिसके आदेश पर हम लोग काम करेंगे। और तब उन लोगों ने मिलकर के बहादुर शाह जफर, जो कि उस समय दिल्ली के शासक थे, अंतिम मुगल सम्राट जिनको माना जाता है, उनको अपना शासक घोषित किया, भारत का सम्राट घोषित किया।
बहादुर शाह जफर एक ही विद्वान पुरुष थे और शायर थे। उनके परिवार के साथ बहुत ही नाइंसाफी की गई थी। बहादुर शाह को पकड़ करके रंगून भेज दिया गया था, जहां पर बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके परिवार के लोगों को, उनके बेटों को मार दिया गया था। उनके सामने लड़कियों को पकड़ करके उनके ऊपर अत्याचार किए गए थे और उनके परिवार की हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक लड़की ने तो भुखमरी से बचने के लिए एक बावर्ची के साथ शादी कर ली थी। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि बहादुर शाह जफर के ऊपर अनेक अत्याचार किए गए, उनके परिवार पर किए गए अत्याचार। तो उन्होंने शायरी लिखते थे, वो करते थे। उनके 2 शेर हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। ए चमन यूं ही रहेगा, ये चमन यूं ही रहेगा, और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगी। हिंदुस्तान बुलबुलों का देश है और इसमें हजारों बुलबुलें हैं, अपनी अपनी बोलियां बोल करके एक दिन चली जाएंगी। यहाँ पर जीवन आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है, जीवन दर्शन है। और रंगून में रहते हुए बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी, तो अपने अंतिम समय में उन्होंने ये शेर लिखा था जो बहुत ही विख्यात हुआ है। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। कहने का तात्पर्य ये है कि ए बहादुर शाह जफर, तू कितना बदनसीब निकला कि अपने वतन में तुझे 2 गज जमीन दफनाने के लिए भी नसीब नहीं हो सकी। तो अपने आप को बहुत ही बदनसीब मानते थे बहादुर शाह जफर, क्योंकि वो अंग्रेजों से मुकाबला नहीं कर पाए थे और उनके ऊपर अत्याचार। इसके बाद अगली सूचना के रूप में मैंने शामिल किया है कि विद्रोह के समय एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी शायर कौन थे। तो ये शायर थे मिर्जा गालिब साहब, जो कि उर्दू और फारसी में लिखते थे और इनका लेखन भी अद्वितीय था, विख्यात है ये भारतीय साहित्य के अंदर। इनके एक शेर को मैंने शामिल किया है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे हैं और वो जानबूझ करके भी अंग्रेजों के समक्ष कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो लिखा है उन्होंने उस परिवेश को देख करके कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो गालिब साहब ने तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में इस तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इसके बाद एक और जानकारी के रूप में आपके सामने लाए हैं हम विद्रोह का प्रतीक उस समय क्या बनाया गया था। ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। और बाबा गंगादास एक साधु थे जो देशभक्ति से ओतप्रोत थे और देशभक्ति के लिए अपना सब कुछ मिटा देना चाहते थे। उन्होंने हमारे देश के जो विद्रोह करने वाले नेता थे उनका साथ दिया, नाना साहब का साथ दिया उन्होंने आकर के। और इसके बाद झांसी गए, वहां पर साथ दिया। दरअसल ये रायबरेली के रहने वाले थे, तो कानपुर से लेकर के झांसी तक के पूरे इलाके के अंदर एक वैचारिक क्रांति फैला रखी थी बाबा ने। अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह पर जाकर के अपने उपदेश देते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों का जोश बढ़ाते थे। और उन्होंने ही 1857 के विद्रोह के प्रतीक के रूप में रोटी और कमल को चुना था। रोटी और कमल का मतलब है कि भारत के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए अंग्रेजों से मरते दम तक संघर्ष करेंगे और जब संघर्ष में जीत जाएंगे तो कमल खिल जाएगा, अर्थात खुशियां मिल जाएंगी। तो बाबा रामदास ये वो बाबा थे कि जब रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आक्रमण हुआ और उसने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, तो जब घायल हो गई तो उसके बाद वो अंग्रेजों के समक्ष समर्पण नहीं करना चाहती थी, इसलिए कालपी की ओर भाग खड़ी हुई। एक गद्दार महिला थी बेजाबाई, उसने अंग्रेजों को सूचना दे दी तो अंग्रेज पीछे दौड़ पड़े और रानी को मारने के लिए तैयार थे। अब इतने में रानी समर्पण नहीं करना चाहती थी, तो बाबा गंगादास ने अपनी कुटिया में बुला लिया और उसके बाद कुटिया में आग लगा दी, जिससे रानी की अस्मिता बच गई और रानी शहीद हो गई। इसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह के महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में मैंने शामिल किया है एक और वीरांगना को, जिनका नाम है
अजीजन बाई। अजीजन बाई विद्रोह के समय सैनिक वेश में लड़ने वाली नर्तकी वीरांगना थी, एकमात्र स्त्री थी जिसने सैनिकों के वेश में लड़ाई लड़ी थी। वैसे तो अजीजन बाई महफिलों की सजावट थी, नाचती थी, गाने गाती थी, अंग्रेजों की महफिल सजाती थी, लेकिन वही अजीजन बाई रात को अंग्रेजों की महफिल सजाती थी और सुबह को सैनिक के रूप में जाकर उनसे संघर्ष करती थी। उसका कहना था, फौजी टोपे से मिली अजीजन, फौजी टोपे से मिली अजीजन, हमहू चलब मैदान में, बहु बेटन के इज्जत लूटे, काट फेंकब मैदान में, ऐसन राक्षस बसे न पई हैं, मार देव घमासान में, भेद बताओ अंग्रेजन के, जितना अपनी जान में, भेद खोला तो कटी अजीजन, गई धरती से आसमान में। किसी कवि ने बहुत ही सुंदर विचार अजीजन बाई के रूप में लिखे, अजीजन बाई के बारे में लिखे हैं कि कितनी हिम्मत के साथ वो तात्या टोपे से मिली और उसने लड़ने के लिए निवेदन किया। तात्या टोपे ने उसने निवेदन को स्वीकार किया और उसको सैनिक के रूप में लड़ने की इजाजत दे दी और वो लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हुई। जब उसे बंदी बनाया अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने कहा, उसकी खूबसूरती को देख करके अंग्रेजों ने कहा, कितनी खूबसूरत अजीजन को हम मारना नहीं चाहते, तुम चाहो तो माफी मांग लो, मैं तुम्हें जीवन दे दूंगा और फिर से तुम महफिलों में जाकर नाच सकोगी। अजीजन बाई ने कहा था कि माफी तो अंग्रेजों को मांगनी चाहिए जिन्होंने सदियों से हमारे देश के लोगों पर अत्याचार किया है और अनाचार किया है। अजीजन तुमसे कभी माफी नहीं मांगेगी, चाहे सर कलम कर दो। और इसके बाद अंग्रेज कमांडर ने आदेश दे दिया और उसके बाद कई गोलियां अजीजन बाई के सीने को छलनी कर गई। अजीजन बाई चली गई हम लोगों के बीच से, लेकिन एक सबक दे गई कि हिंदुस्तान के लोग अपनी आन और बान के पक्के होते हैं, वो कभी डरते नहीं हैं। ऐसी वीरांगना को शत शत नमन करना चाहिए। अगले विद्रोह के महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में मैंने शामिल किया है विद्रोह के समय प्रचार करने वाली प्रेस, और इस प्रेस का नाम था बहादुरी प्रेस। ये बहादुरी प्रेस बरेली में थी, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बहादुर शाह जफर और तमाम लोगों के घोषणा पत्र छपते थे और यहाँ पर विद्रोह से संबंधित तरह तरह की प्रचार सामग्री छपती थी और उसको देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता था। यहाँ पर एक कुतुब खाने के पास पुस्तकालय बनाया गया था और उस पुस्तकालय में देशभक्ति से संबंधित साहित्य रखा गया था। कुतुब शाह उस समय के बरेली कॉलेज के एक अध्यापक थे, प्राध्यापक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था और नौलखा मस्जिद में इकट्ठे होकर मुस्लिम भाइयों को ये बताया जाता था कि किस तरीके से अंग्रेजों से लड़ना है। ऐसे मास्टर कुतुब शाह बहुत ही विख्यात हुए, जिन्होंने बहादुरी प्रेस को बहुत अच्छी तरीके से संचालित किया और देश के कोने कोने में 1857 की क्रांति का प्रचार और प्रसार पुस्तकों, पैम्पलेट, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से किया और लोगों को जागृत किया। तो हमें बहादुरी प्रेस की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में कि अंग्रेजों का इस समय कुछ भारतीय रियासतें ऐसी भी थीं, भारत के ऐसे राजा महाराजे थे जो हिंदुस्तानियों का साथ न देकर के अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और इन गद्दारों की वजह से ही शायद हम संगठित होकर के नहीं लड़ पाए और हमें सफलता नहीं मिल पाई। ये कौन सी रियासतें थी? इसमें से 4 प्रमुख रियासतें थीं, पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद। ये वे रियासतें थीं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने स्वयं कहा था कि अगर ग्वालियर के महाराजा ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता, वो भी अगर विद्रोहियों के साथ हो जाते, तो मुझे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जाना पड़ता। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि इन सभी रियासतों ने भी अगर विद्रोहियों का साथ दिया होता, क्रांतिकारियों का साथ दिया होता, तो शायद भारतीयों को असफलता नहीं मिलती और अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया।
इसी तरीके से विद्रोह के समय दमन करने वाली प्रमुख रेजिमेंट कौन सी थी? तो अगर इसको देखा जाए तो अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी और अंग्रेजों ने सिखों को बरगला लिया था और ये कहा था कि यदि इस विद्रोह के बाद भारतीय जीत गए तो मुसलमानों का शासन फिर से स्थापित हो जाएगा और मुस्लिम लोग सिखों का वध कर देंगे, कत्लेआम कर देंगे। ये दुष्प्रचार किया गया था अंग्रेजों के कारण से, जिसके कारण सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट ने हिंदुस्तानी विद्रोह का दमन किया था। क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो एक यूरोपियन सैनिक होता था और 5 भारतीय सैनिक होते थे, और अगर वो 5 भारतीय क्रांति में शामिल हो जाते तो यूरोपियन सैनिक क्रांति का दमन नहीं कर पाते, मगर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि विद्रोह का दमन करने वाले प्रमुख सेनापति या कमांडर कौन थे। वे अंग्रेज कमांडर या सेनापति जिन्होंने विद्रोह का जगह जगह दमन किया था, ये थे कर्नल नील। कर्नल नील जिन्होंने जगह जगह पर जाकर के विद्रोह का दमन किया था, खास तौर से बनारस में इन्होंने त्राह त्राह मचा दी। बनारस की गली में बच्चों को काट काट करके फेंका जा रहा था। बनारस से फिर इनको इलाहाबाद भेजा गया, वहां पर इन्होंने किया। ऐसी कैंपवेल थी, कैंपवेल ने बरेली और आसपास के क्षेत्र में दमन किया। विलियम टेलर, विंसेंट ऑयर, सर जॉन लॉरेंस, जनरल हैबिट, कर्नल आउट्रम और जनरल हीरोज, ये वे सेनापति थे जिन्होंने क्रूरता की सारी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए हिंदुस्तानियों का दमन किया था। स्वयं अंग्रेजों ने लिखा है, अंग्रेज लोगों ने लिखा है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के समय भारतीयों पर इस तरीके से अत्याचार किए थे कि इतिहास में ऐसी उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरी क्रांति को, इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे विद्रोह को किस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया गया, इसमें किन सेनापतियों की भूमिका थी, आप तक पहुंचाई गई। तो इस तरीके से आपने हमारा ये वीडियो देखा। इस वीडियो के अंदर वे चीजें मैंने शामिल करने की कोशिश की है जो कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। ये सूचनाएं मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये सूचनाएं, ये जानकारियां आपको जरूर अच्छी लगी होंगी, हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इसी तरीके से अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।